उसमें बात स्टार्ट करी थी हमने गुप्त वंश की। गुप्त वंश में हमने कुछ बातें करी थी, जैसा हमने गुप्त वंश में श्रीगुप्त की बात करी थी, घटोत्कच की बात करी थी, है ना। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम की बात करी थी। 3 राजाओं के बारे में हमने पढ़ा। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि गुप्त काल जो है वो एक छोटा पीरियड नहीं है इतिहास का, एक बहुत बड़ा पीरियड है। और वहाँ जो लोग हैं, जो राजा हैं, जो शासक हैं, उनके समय भी बड़े बड़े हैं, इसलिए उनके ज़माने में जो काम हुए हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के एग्ज़ामों के लिए, है ना, या कोई भी भारत के इतिहास से जुड़े हुए जो मोटे और अच्छे सवाल हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था उससे हमने अपनी बात ख़त्म करी थी। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के आगे के जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बेटा चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका बेटे का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को वो गद्दी छोड़ देता है चंद्रगुप्त प्रथम, और वो अपने बेटे को राज देने के बाद वो राज सत्ता से दूर हो जाता है। तो उसका जो बेटा है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, वो भारत का राजा बनता है। ठीक है, तो गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो राजा हुआ उसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ये जो समुद्रगुप्त है इसका जो टाइम है, शासन का टाइम, वो है 335 से लेकर 375 ईस्वी। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो टाइम है आप टाइम पे ज़्यादा ध्यान ना दें, टाइम के अलावा जो फैक्ट हैं उन पर आप ध्यान दें। समुद्रगुप्त से कुछ सवाल बनते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे समुद्रगुप्त जो था उसके पिता का जो नाम था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, तो इसके पिता का नाम जो है वो मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो माँ है, ठीक है, उनका नाम मिलता है कुमार देवी। कुमार देवी। समुद्रगुप्त जो है ना, उसकी माँ का जो नाम है वो कुमार देवी है। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा था समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था, तो कुमार देवी। देखिए जो समुद्रगुप्त है उसे एक उपनाम दिया गया है। समुद्रगुप्त को कहा गया है भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं बेटा समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। देखो वैसे आपने सुना होगा कि नेपोलियन जो था वह फ्रांस का था। जो वास्तविक नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्टा, वो फ्रांस का राजा था। उससे तुलना होती है किसकी? समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन बोला है वो किसने कहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है एक इतिहासकार हैं B.S. स्मिथ। कौन है? एक इतिहासकार हैं, एक इतिहासकार हैं एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है V.S. स्मिथ। क्या नाम है? V.S. स्मिथ। वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, जिस पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन एक ऐसा नाम, ऐसा शब्द, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ये मानता था, जो फ्रांस का नेपोलियन था, कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नेपोलियन कहता था कि असंभव शब्द जो है वो मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। अर्थात उसका ये मानना था कि दुनिया में सब कुछ संभव है, जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन जो है, हाँ, वो फ्रांस का रहने वाला था। और भारत का नेपोलियन किसको बोला गया बेटा? समुद्रगुप्त को।
ठीक है। और ये उल्लेख कहाँ मिलता है? एक इतिहासकार हैं B.S. स्मिथ, उनकी किताब का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो उस किताब में लिखते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, अर्थात वो एक विजेता था। देखिए, जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का शौक क्या था? तो समुद्रगुप्त के ज़माने के जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि वो शौक रखता था बीड़ा का, बीड़ा का शौकीन था। ये भी सवाल एक एग्जाम में पूछा गया है। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र का शौक था? तो वो बीड़ा बजाता था, बीड़ा का शौक था, क्योंकि उसके सिक्कों पर उसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। अब बेटा आगे सवाल आता कि जो समुद्रगुप्त है उसका जो दरबारी कवि है, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है, उस दरबारी कवि का नाम है बेटा हरिसेन। क्या नाम है? हरिसेन। और हरिसेन जो है उसकी एक रचना है प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन की एक रचना है और उस रचना का नाम है बेटा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन जो है, हाँ, हरिसेन की जो एक रचना है, उस रचना का नाम आता बेटा प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति को जो उसने लिखा है वो संस्कृत भाषा में लिखा है। किसमें? संस्कृत भाषा में। तो प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है, कोई आपसे पूछेगा तो आपको बताना है संस्कृत। इस प्रयाग प्रशस्ति में वो क्या लिखता है? देखिए, मैंने आपको एक बात बताई होगी, जब मैंने अशोक के शिलालेख पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि अशोक का एक शिलालेख था कौशाम्बी का शिलालेख। कौशाम्बी के शिलालेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। जो रानी का अभिलेख था, है ना, जो रानी का अभिलेख था, जो कौशाम्बी में था, हाँ, उसी अभिलेख पर समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। बाद में इस कौशाम्बी अभिलेख को अकबर जो है वो कौशाम्बी से प्रयाग या इलाहाबाद में लेकर आएगा, और उसके बाद उसका जो बेटा है जहांगीर, उसके नाम का दूसरा लेख लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये अशोक का ही शिलालेख है। उसी शिलालेख पर हरिसेन ने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति को किस भाषा में लिखा गया है? तो बेटा भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। प्रयाग प्रशस्ति में किस बात का उल्लेख है? इसमें उल्लेख किस चीज का किया गया है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का, समुद्रगुप्त के उत्तरायण व दक्षिणायन विजय अभियानों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। विजय अभियान, चाहे वो उत्तरायण के हो चाहे वो दक्षिणायन के हों। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख जो है वो किस रचना में है या किस प्रशस्ति में है? तो प्रयाग प्रशस्ति में है। ये कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त था उसने उत्तरायण के, मतलब उत्तरी भारत के 12 राज्यों को जीता था, जिसमें से 4 हमारे उत्तर प्रदेश में थे, 4 हमारे उत्तर प्रदेश के थे। दक्षिणायन के उसने कई सारे राज्यों को जीता है। तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करा है, और उस व्यक्ति का नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है। समुद्रगुप्त उस व्यक्ति का नाम है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। देखो एक सवाल, समुद्रगुप्त ने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। समुद्रगुप्त ने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई। अब सवाल बन जाएगा, एग्जामिनर आपसे मालूम कर लेगा बेटा कि गुप्त काल के किस राजा ने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो नाम था समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त ने जैसा गरुण, धनुर्धर, है ना, हाँ, इस तरीके से कई सारे नाम रखे गए थे उन मुद्राओं के। तो 8 प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त ने चलाई थी। अगर वो पढ़ाएंगे तो वो इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में हम चीज़ों को बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश की चीज़ों को पढ़ना। जैसे प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है ना, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो ये वाला जो सवाल है ये उत्तर प्रदेश का सवाल है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। एक सवाल मैं आपको नोट करा दूँ और एक एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा चलने वाली स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? गुप्त काल में किस स्वर्ण मुद्रा का सबसे ज़्यादा चलन हुआ है? तो गुप्त काल में चलने वाली, गुप्त काल में चलने वाली, बल्कि ऐसे लिखा है, गुप्त काल में सर्वाधिक चलने वाली स्वर्ण मुद्रा, गुप्त काल में चलने वाली सबसे ज़्यादा चलन जिस मुद्रा का हुआ उस मुद्रा का नाम था बेटा दीनार। क्या था? दीनार। ये सवाल एग्जाम में कई मर्तबा पूछा गया है, कई बार सवाल एग्जाम में आया है कि गुप्त काल में चलने वाली सबसे ज़्यादा चलने वाली स्वर्ण मुद्रा कौन सी है? तो उसका नाम है बेटा दीनार। 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के विजयाभियानों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? तो वो है प्रयाग या इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो इसका बेटा हुआ उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या इसी को हम बोल देते हैं विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जो है वो इसका बेटा था समुद्रगुप्त का, और इसने 375 से लेकर 415 ईस्वी तक शासन करा है। और ये गुप्त काल के जितने भी राजा हुए हैं बेटा, इन सबकी जो राजधानी है वो कहाँ है? सबकी जो राजधानी है वो कहाँ है? पाटलिपुत्र, मतलब पटना में, ठीक है। इसके समय की क्या खास बात है? देखिए, ये जो समुद्रगुप्त है इसके कई सारे अन्य नाम मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं? इसी को देवराज कहा गया है, देवराज। इसी को देवगुप्त कहा गया है, तो देवगुप्त कहा गया है। इसी को देवश्री कहा गया है, देवश्री। दूसरा सवाल, इसकी जो उपाधि थी, इसकी उपाधि का नाम था परम भागवत, परम भागवत। और ये वाला सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए गुप्त वंश का कौन सा ऐसा राजा था, गुप्त वंश का पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला राजा कौन सा था? तो उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक है। अच्छा सवाल है, मैंने मोस्ट भी लिख दिया है। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम जो है, हाँ, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का राजा है। और सुनिए, देखिए इसके उपनाम क्या मिलते हैं, इसे और क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको एक कहा जाता शक विजेता, शक विजेता, या इसी को हम बोलते हैं सकारी। सकारी का मतलब है शक प्लस अरी। अरी कहते हैं दुश्मन को, शकों का दुश्मन, शकों का दुश्मन, शकों का विजेता, शकों का दुश्मन, शकों का दुश्मन कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्यों कहते हैं शकों का दुश्मन? क्योंकि हाँ देखिए, जो रुद्र सिंह था, रुद्र सिंह अंतिम शक राजा था और इसने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह को हराया था।
तो इस वजह से इसको सकारी कहा गया है। देखिए इसे सकारी क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह को हराया था। अर्थात जब ये रुद्र सिंह को हरा देता है तो शकों का अंत हो जाता भारत से, इसलिए इसे सकारी, शक विजेता या शकों का दुश्मन कहा जाता है। जब इसकी जीत हुई थी तो इस उपलक्ष्य में ये जो विक्रमादित्य है, इस उपलक्ष्य में चांदी का एक सिक्का जारी करता है जिसे रुपयक कहा गया है, रुपयक या रूपक कहा जाता है ना। तो इस जीत के उपलक्ष्य में वह चांदी की मुद्रा, ये चांदी का सिक्का रुपयक या रूपक चलाता है। अब एक सवाल तुम्हें ध्यान में रखना है, ये वाला, गुप्त काल में दिनार कैसी मुद्रा थी? तो बेटा गुप्त काल में दिनार स्वर्ण मुद्रा थी। दूसरा सवाल कि गुप्त काल में जो चांदी की मुद्रा चलाई थी उसे रुपयक कहा जाता है। तो अगला सवाल पूछ लेगा कि जो रुपयक है वो किस प्रकार की मुद्रा है? तो रुपयक जो है वो मुद्रा है, रुपयक या रूपक जो है वो किस प्रकार की मुद्रा है? वो चांदी की मुद्रा है। ठीक है, कैसी मुद्रा है? चांदी की। और दिनार कैसी है बेटा? सोने की मुद्रा है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इसी के समय की, किसके समय की? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की। तो इसने क्या काम करा? देखिए हाँ, इसने दिल्ली के महरौली में एक लौह स्तंभ लगाया। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि देखिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय धातु निष्कर्षण बहुत अच्छा था। और जो दिल्ली के महरौली में जहाँ कुतुब मीनार है, वहाँ पर उसी प्रांगण में जो लौह स्तंभ लगा हुआ है, इतने वर्ष पुराना है कि इतने वर्ष पुराना होने के बावजूद भी उस पर आज तक जंग नहीं लगी है ना, आज तक उस पर जंग नहीं लगी है। तो सवाल पूछ लेंगे कि बताइए दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ को किसने लगवाया था? ऑप्शन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो ऐसे में आंसर लगेगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है, देखिए इसके काल को, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को, इसके काल को हाँ भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखो पहला सवाल ऐसा पूछेगा कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन होगा मौर्य काल, ऑप्शन होगा गुप्त काल, ऑप्शन होगा कुषाण काल, ऑप्शन होगा पुष्यभूति काल। तो आंसर क्या लगाएंगे? गुप्त काल। अच्छा, गुप्त काल में पूछेगा कि गुप्त काल के किस राजा के शासनकाल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन शुरू हो गए आपके सामने, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, एक और ख़ास बात आपने सुनी होगी और एग्जामिनेशन में सवाल भी आता है, इसलिए मैं मोस्ट लिख रहा हूँ। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान।
ठीक है, तो ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें बताता हूँ, है ना, वो बातें ज़्यादातर बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। इतिहास बहुत बड़ा है, अगर आप पढ़ोगे उत्तर प्रदेश का, फिर भारत का, फिर विश्व का, कहाँ तक चीज़ों को आप याद रखोगे। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसलिए चीज़ों को वो पढ़िए जो एग्ज़ाम की डिमांड हो, है ना। तो मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आने लायक होती हैं। देखिए, इसके समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। और ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि फाहियान कौन था। फाहियान एक चीनी यात्री था। वो किसके समय में भारत आया था? तो वो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, या आप ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। मैंने कल भी बोला था, मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर महान है तो उसे महान बनाता है उसके आसपास का एटमॉस्फेयर, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद जो उसका बेटा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, वो एक बहुत बड़ा महान राजा बना है। और उस महान राजा की वजह है उसके दरबार में 9 रत्नों का होना। इसके दरबार में 9 नायाब हीरे रहते थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के दरबार में जो 9 नायाब हीरे रहते थे वो कौन कौन से थे और वो किस चीज़ के विद्वान थे, ठीक है। तो देखिए, इसके दरबार में या इसके 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे, इसके भी दरबार में 9 लोग रहते थे जो अपने आप में बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, ठीक है। वो 9 लोग कौन कौन से थे मैं आपको बताऊं। देखिए, याद रखना ऐसे नाम। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है घटकरपर। क्या नाम है उनका? घटकरपर। ये घटकरपर जो थे वो एक विद्वान आदमी थे और उनकी विद्वानता जो थी वो बेटा आधारित थी कूटनीति पर। कूटनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। और क्या होता है कि एक देश के साथ में दूसरे देश के साथ में अगर रिलेशन बनाने हैं तो कूटनीति अगर बेहतर है तो आप आराम से दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जो विजय हुई है उन विजयों में इसके कूटनीतिज्ञ घटकरपर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। घटकरपर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो 9 रत्नों में एक तो थे घटकरपर। एक नाम आता है इसी में, हाँ, एक नाम आता है शंकु। ये शंकु कौन थे, है ना, ये शंकु कौन थे? तो इसके समय में ये बहुत बड़े वास्तुकार थे। वो अपने ज़माने का, उस समय का सबसे बड़ा वास्तुकार था शंकु। तो शंकु किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ऐसे बेटा एक तीसरा नाम आता है, देखिए तीसरा नाम आता है बरहमिहिर। बरहमिहिर कौन थे? ये बेटा एक बहुत बड़े खगोल विज्ञानी थे। खगोल विज्ञानी, पुलिस जैसे एग्जामों में ये सवाल खूब पूछे जाते हैं। खगोल विज्ञानी का मतलब ये है एक एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, है ना, खगोल को जानने वाला है। इन्हीं के ज़माने में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था धनवंतरी। धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी एक चिकित्सक थे। कौन थे बेटा? धनवंतरी एक चिकित्सक थे। इनके ज़माने में एक अमर सिंह थे, और अमर सिंह का काम क्या था? हाँ, अमर सिंह जो थे वो कोशकार थे। कोशकार का मतलब होता है जो शब्द निर्माण का काम करते हैं। कोशकार का मतलब है शब्द निर्माण, शब्द निर्माण करते थे वो, मतलब एक डिक्शनरी के स्पेशलिस्ट व्यक्ति थे वो। क्या नाम था उनका? अमर सिंह। ऐसी देखो, इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे बर्रुची। बहुत बार नाम आया बेटा, बर्रुची। बर्रुची कौन थे?
एक बहुत बड़े संस्कृत के व्याकरणविद थे वो, तो वैयाकरण थे वो। वैयाकरणज्ञ, व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता, ठीक है। हाँ, इन्हीं के दरबार में देखिए जो घटपर्कर थे वो कूटनीतिज्ञ थे, शंकु थे वो वास्तुकार थे, बरामिहिर कौन थे वो खगोल विज्ञानी थे, धर्मंत्री कौन थे वो उस ज़माने के महान चिकित्सक थे, अमर सिंह कौन थे एक कोशकार थे, और कोशकार को हम क्या कहते हैं बेटा, शब्द निर्माता, और हाँ क्या क्या थे वो, शब्द निर्माता। ऐसे एक नाम आता है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट की कहानियाँ भी सुनी होंगी। बेताल भट्ट, बेताल भट्ट अपने ज़माने का, उस ज़माने का बहुत बड़ा जादूगर। तो इसके ज़माने में जो एक बहुत बड़े जादूगर थे उनका नाम क्या था, बेताल भट्ट। तो बेताल भट्ट बहुत बड़े जादूगर थे। एक नाम आता है छपड़क। क्या नाम आता है बेटा, छपड़क नाम आता है। तो छपड़क कौन थे, छपड़क कौन थे, अपने ज़माने के बहुत बड़े ज्योतिष थे, ज्योतिषी। तो घटपर्कर कौन थे, कूटनीतिज्ञ थे, शंकु कौन थे, वास्तुकार थे, डिजाइनर, बरामिहिर कौन थे, खगोल विज्ञानी थे, धर्मंत्री महान चिकित्सक रहे थे उस ज़माने में आयुर्वेद के, जैसा चरक थे। अमर सिंह कौन थे, कोशकार शब्द निर्माता थे ये। बर्रुचि कौन थे, तो वो वैयाकरणज्ञ थे। बेताल भट्ट कौन था, जादूगर था उस अपने ज़माने का बहुत बड़ा। और छपड़क कौन थे, ज्योतिष थे। एक महान आप कह सकते हैं कि लेखक अपने ज़माने के, जिनका नाम आता है, जिनका नाम आता है बेटा, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान और काबिल आदमी, हाँ, जिनका नाम आता है कालिदास। और ये सवाल एग्जाम में कई बार आता है कि जो कालिदास थे नौवे रत्न के रूप में, वो नौवे रत्न के रूप में जो कालिदास थे वो किसके, कालिदास किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। कालिदास कौन थे, संस्कृत के महान विद्वान, संस्कृत के महान विद्वान, ये संस्कृत के महान विद्वान थे। संस्कृत के महान विद्वान कौन थे बेटा, कालिदास। इन कालिदास को कहा जाता है, हाँ, भारत का शेक्सपियर। तो इन्हें क्या कहते हैं, जैसा अंग्रेजी का बहुत बड़ा लेखक हुआ विलियम शेक्सपियर, ऐसे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहते हैं, किसको कहते हैं भैया, किसको कहते हैं भारत का शेक्सपियर, कालिदास को। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान और काबिल आदमी थे, कौन है ना, कालिदास। अपने साथ कालिदास के बारे में सुना हो या ना सुना हो, तो देखिए मैं आपको छोटी सी कहानी कालिदास की बताता हूँ, किस तरीके से वो विद्वान बने थे। तो कालिदास जो है, उनकी जो पत्नी थी विद्योत्तमा, विद्योत्तमा, कालिदास की जो पत्नी थी उनका नाम था विद्योत्तमा। एक्चुअल में विद्योत्तमा जो थी वो एक बहुत पढ़ी लिखी काबिल महिला थी। नाम उनका क्या था, विद्योत्तमा। तो कालिदास की जो पत्नी थी उनका नाम विद्योत्तमा था। कालिदास पढ़े लिखे नहीं थे, तो विद्योत्तमा ने ये चैलेंज दिया उस समय के तमाम पढ़े लिखे लोगों को, विद्वानों को, कि देखिए जो मुझे, हाँ, शास्त्र विद्या में हरा देगा मैं उसी से विवाह कर लूँगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, बहुत सारे जो थे, हाँ, संस्कृत के विद्वान लोग आए और उन्होंने, हाँ, तर्क वितर्क रखा विद्योत्तमा के साथ में। विद्योत्तमा ने सबको हरा दिया। अब जो हार गए थे कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग अलग प्रकार के थे। उन्हें इस बात की ईर्ष्या थी कि हम एक महिला से हार गए और इससे हम बदला लेंगे।
तो बदला लेंगे। तो उन्होंने क्या करा, जब वो वहाँ से निकल के जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान है, और वो नौजवान जो है जिस पेड़ की डाल पर बैठा है, उसी डाल को वो काट रहा है। तो उन्हें लगा कि ये दुनिया का मूर्ख आदमी है, ये विद्वान आदमी नहीं है, ये मूर्ख है। इसे डर नहीं है कि जिधर से वो काट रहा है उधर की तरफ ही बैठा है, अगर वो टहनी गिरेगी तो चोट लगेगी। तो उन्होंने उसको उतारा, उस लड़के को, और उससे कहा कि देखो हम तुम्हें धन देंगे, पैसा देंगे, है ना, आपको जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम क्या है? तो उन्होंने कहा कि काम ये है आपका कि आपको हमारा गुरु बनना है। तो उन्होंने कहा मैं गुरु? बोले हाँ, आपको हमारे गुरु का किरदार करना है, और जैसा हम कहेंगे वैसे ही आपको करना है। बोले ठीक है। तो वो जो लोग थे, जो ऋषि थे, या हम कह सकते हैं जो विद्वान आदमी थे, वो कालिदास को साथ साथ लेके विद्योत्तमा के पास चले गए, और विद्योत्तमा से कहा कि हमारे गुरुजी हैं, लेकिन आज इनका मौन व्रत है, आपके हर एक सवाल का ये जवाब देंगे, लेकिन मौखिक देंगे, ठीक है, मौखिक देंगे, बोलेंगे नहीं, इनका आज मौन व्रत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मौन व्रत है, इशारों में जवाब देंगे, मैं समझ लूँगी। तो विद्योत्तमा ने जो है एक उंगली दिखाई, एक उंगली। विद्योत्तमा का मतलब ये था कि ईश्वर एक है, विद्योत्तमा का। कालिदास को लगा कि ये कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। तो कालिदास ने दोनों उंगली दिखाई, कालिदास को लगा ये आंख फोड़ने की बात कर रही है ना। तो उसने इशारे में कहा एक, उन्होंने कहा दो, तू मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो उसने कहा कि भाई बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए। तो बोले गुरुजी ये कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक होता है, लेकिन ईश्वर की व्याख्या करने के लिए किसी दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी के अस्तित्व को पहचानेगा कोई दूसरा आदमी, इसलिए ब्रह्म एक है, लेकिन ब्रह्म की व्याख्या करने के लिए दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ब्रह्म का होना बहुत ज़रूरी है। उसे लगा ये तो बात सही है ना। फिर उसने क्या काम करा, हाँ, उसने जो है पंजा दिखाया, किसको? कालिदास को। कालिदास को लगा कि रैपट मारेगी, दिखाई। कालिदास ने कहा कि मुक्का, कि तू मेरे एक रैपट मारेगी, मैं तेरे एक घूंसा मारूंगा। तो उसने फिर कहा कि बताओ तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे हैं, तुम्हें पता होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए गुरुजी कह रहे हैं कि वैसे तो पंचतत्व होते हैं जिनसे मिलने के बाद में हाँ दुनिया बनती है, लेकिन जब तक लोग पंचतत्व इकट्ठे ना हो तब तक लोग किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं होगा। उन्होंने कहा तो ठीक है। अब ऐसी कहानियाँ मिलती हैं उनके बारे में, कहा जाता है कि वो कहती है कि ठीक है मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए, और वो जो है वो कालिदास के साथ में उनकी शादी हो जाती है। क्योंकि वो लोग उनसे बदला लेना चाहते थे, वो कालिदास की कुटिया में जाती हैं, और वो जो कहा जाता है कि जब वो संस्कृत में बात करती हैं कालिदास से, तो कालिदास को तो संस्कृत का सह भी नहीं आता है ना। तो कालिदास जो है वो संस्कृत में बिल्कुल फेल हो जाते हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती थी। तो वो बहुत डांटती हैं, है ना। वो कहती हैं कि देखो हाँ, घर वापस तभी लौटना जब आप काबिल बन जाओ, जब आप विद्वान बन जाओ, आपने मेरे साथ छल करा है। और इस तरीके से कहा जाता है कि कालिदास जो है उस फटकार के बाद हाँ जाते हैं, विद्या सीखते हैं, और ऐसी विद्या सीखते हैं, ऐसी संस्कृत सीखते हैं फिर कि उन जैसा काबिल आदमी संस्कृत का विद्वान ना हुआ और शायद को ना होगा। तो उन्हीं हम कालिदास की बात कर रहे हैं। इन्हें भारत का हाँ शेक्सपियर कहा गया है। जो मुकाम शेक्सपियर को हासिल हुआ वही मुकाम संस्कृत में कालिदास को हासिल हुआ। तो देखो कालिदास से जो सवाल एग्जाम में बनते हैं ये तो कहानी थी, कहानी एग्जाम का हिस्सा नहीं होती है ना। कहानी सुनने में मज़ेदार ज़रूर लगती है लेकिन कहानी एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि कहानियों में एक सीख हो सकती है लेकिन कहानियों से पेपर सोल्व नहीं होता है, ठीक है। इसलिए पेपर उन्हीं चीज़ों से सोल्व होता है जो चीज़ आने के लायक होती है। इसलिए हाँ इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। देखिए कालिदास के जो नाटक हुए, कालिदास ने 3 बड़े नाटक लिखे जो उन्हें बड़ा पॉपुलर बनाते हैं। एक नाटक का नाम है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम,
ये जो मालविका अग्निमित्रम है ये पहला नाटक है किसका, ये प्रथम रचना है कालिदास की। कालिदास की पहली रचना कौन सी है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मालविका अग्निमित्रम, इसमें क्या है, एक राजकुमारी है मालविका और एक राजा है अग्निमित्रम, उनके बीच में जो प्रेम कहानी है उसको लिखा है संस्कृत में कालिदास ने। तो मालविका और अग्निमित्रम के बीच की प्रेम कहानी है। एक दूसरी किताब है उनका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम एक ऐसी किताब जो कालिदास को कालिदास बनाती है। एक ऐसी किताब जो कालिदास को महान कालिदास बनाती है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, जो उनका दूसरा नाटक हुआ है। ये इनकी दूसरी रचना थी, दूसरी रचना या दूसरा नाटक था इनका कालिदास का। ऐसे पूछ लेते हैं कालिदास की पहली या दूसरी रचना कौन सी थी। इसमें क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम में देखिए एक वन में रहने वाली लड़की है जिसका नाम है शकुंतला, और एक राजा दुष्यंत है। राजा दुष्यंत जब वन में जाते हैं तो वो शकुंतला जो है, हाँ शकुंतला से वो प्रेम करते हैं, प्रेम कर बैठते हैं मतलब, और शकुंतला भी उनसे प्रेम कर बैठती है। तो क्या होता है कि वो वन में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। जब वो वन में गंधर्व विवाह कर लेते हैं तो वो याद के लिए एक अंगूठी देते हैं, किसको, शकुंतला को, ठीक है, वो अंगूठी देते हैं। और ये कहा जाता है कि शकुंतला के गर्भ से भरत जैसा लड़का पैदा होता, भरत, जिसके नाम पे भारत का नाम भरत पड़ा, जो बचपन में एक शेर के जबड़ा खोल के उसके दांत गिनता है, इतना बहादुर बेटा। तो ये कहा जाता कि शकुंतला और दुष्यंत की जो प्रेम कहानी है उस पर जो नाटक लिखा गया है उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। कहानी तो बहुत बड़ी है, अगर मैं आपको बताऊंगा, मैंने कहा कि कहानियों से एग्ज़ाम नहीं निकलता, ठीक है, फिर भी जो है थोड़ा सा मैंने आपको हिंट्स दे दिया है, ठीक है। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित है अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, जिसमें शकुंतला को अभिशाप मिलता है। शकुंतला जब गर्भवती हो जाती हैं, और थोड़ी सी बात बता दूँ मैं आपको, शकुंतला जब गर्भवती हो जाती हैं तो उनके पिता जब इस बात को देखते हैं, जो कि एक ऋषि हैं, है ना, तो शकुंतला को अभिशाप देते हैं, है ना। वो गुस्से में क्रोधित हो जाते हैं कि तुझे अब कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, बाकी छोड़ो। एक तीसरा नाटक उन्होंने लिखा कालिदास ने, जिसका नाम था विक्रम उर्वशीय। विक्रम उर्वशीय। विक्रम उर्वशीय का मतलब होता है, ये उनकी तीसरी रचना है। इसमें क्या है, एक उर्वशी है और पुरुवा, है ना, की प्रेम कहानी है। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और राजा पुरुवा के बीच का जो प्रेम प्रसंग है उसको लिखा है विक्रम उर्वशीय के नाम से कालिदास ने। तो मालविका अग्निमित्रम में राजकुमारी मालविका और अग्निमित्रम राजा के बीच में प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत तो शकुंतला की प्रेम कहानी है, और विक्रम उर्वशीय स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और पृथ्वी का राजा पुरुवा के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है। उनके 2 महाकाव्य हुए, ये भी आपको याद रखना है कि कौन से महाकाव्य थे और कौन कौन से नाटक थे। 2 महाकाव्य हुए, एक का नाम था रघुवंशम और एक का नाम था कुमार संभव। ये उनके 2 महाकाव्य हुए थे। 2 खंड काव्य हैं उनके जो बड़े पॉपुलर हुए हैं, खंड काव्य। कालिदास के 2 खंड काव्य। 2 खंड काव्य कौन कौन से हैं बेटा उनके? एक का नाम सुना होगा आपने, मेघदूतम, और एक खंड काव्य का नाम सुना होगा आपने, ऋतु संहार। मेघदूतम और एक है ऋतु संहार।
मेघदूतम के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं सेंस केवल, कि प्रेम को लिखा गया है बादलों पर, है ना। जैसे कि प्रेम के पत्र जो है डाकिया लेकर जाता, कबूतर लेकर जाता है, तो कालिदास का इमेजिनेशन देखिए, सोच उनकी देखिए जो उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि प्रेमिका और प्रेमी जो है अपने दिल की बातों को जो है वो मेघ पर लिखकर भेजते हैं, मेघदूतम, ठीक है। तो बहुत सारी बातें, कहानियाँ हैं, खैर वो उनसे कोई लेना देना है नहीं आपका। तो ये जो थे बेटा कालिदास के 3 नाटक ज़रूर याद रखें। ये वाला जो हिस्सा है वो पेपर में बहुत ज़्यादा आता कालिदास का, क्योंकि कालिदास किसके समकालीन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है वो, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ऐसी आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होगे, ठीक है। तो समझते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना, और हाँ कोई आपको कुछ सवाल हो तो आप हाँ हमें लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। अपनी बात को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपका भविष्य बेहतर होगा, ईश्वर आपके जीवन में खुशहाली लाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।